वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जो समरी कोर्स कर रहे थे आपके टीचिंग और एप्टीट्यूड के केवीएस मदन सर के बुक से, उसमें हम लोग देख रहे थे यूनिट 9 पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे आज, जिसमें हम लोग देखेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, कंट्रोलिंग मेथड्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूटेंट्स, सॉइल पॉल्यूटेंट्स, नॉइस पॉल्यूशन and noise levels that are allowed in the societies। तो स्टार्ट करेंगे चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आप सबको पता ही होगा कि एयर पॉल्यूशन तब होता है जब हम लोग एयर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जब नेचुरली जो आपकी चीज़ें रहते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके अलावा भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में रहता है। तो CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो मेन एयर पॉल्यूटेंट है, वो भी आपके हवा में हमेशा रहता है। पर कुछ सालों से, करीब 100 सालों से ये CO2 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है इन द एयर। तो उसी को बोला जाता है एयर पॉल्यूशन। जब नॉर्मल लेवल से हम लोग कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं और उससे हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं, उसे कहा जाता है आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन अगर बात किया जाए तो एयर पॉल्यूटेंट्स दो तरीके के होते हैं। एक है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट और दूसरा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो आपके डायरेक्टली जो इफेक्ट करते हैं और डायरेक्टली निकलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कार है और कार से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं से डायरेक्टली आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो उस गाड़ी में जो धुआं निकल रहा है वो आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा। और मान लीजिए किसी चीज में से किसी चीज को जलाने से आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है उसके बाद जाके ये फॉर्म करता है एसिड रेन, और तब जाके ये पॉल्यूटेंट बनता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो कि खुद से तो पॉल्यूटेंट नहीं है, पर जब किसी चीज के साथ मिल जाता है तब ये बन जाता है आपका पॉल्यूटेंट। तो इसे ही कहा जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट में एग्जांपल क्या क्या है? पहला है आपका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। तो आप कभी भी अगर स्मोक को ध्यान से देखें या फिर जब धूप निकलता है उसमें आप धूल को देखेंगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पर्टिकुलेट मैटर दिखाई देंगे। अगर पर्टिकुलेट मैटर की बात की जाए तो मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है आपका PM10 और दूसरे को कहा जाता है PM2.5। जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है, PM10 में आपका 10 माइक्रोमीटर का धूल रहता है और इसमें आपका 2.5 माइक्रोमीटर का धूल रहता है। अगर बात किया जाए तो 2.5 जो माइक्रोमीटर का धूल होता है, PM2.5, वो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि अगर PM10 की बात की जाए, ये पार्टिकुलेट मैटर इतना बड़ा होता है हम लोग के बॉडी में कि हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, या फिर आप देखेंगे हमारे नाक के अंदर बाल रहते हैं और हमारे कानों में भी बाल रहते हैं। तो ये पर्टिकुलेट मैटर इतने बड़े होते हैं कि उन्हीं में आके फंस जाते हैं। पर PM2.5 की अगर बात की जाए, इनका साइज इतना ही छोटा होता है कि ये ब्लड में जाके मिल जाता है और हमारे बॉडी के जो हेयर है उन्हें ये अलग नहीं कर पाते या फिर रोक नहीं पाता है। तो ज्यादा डेंजरस आपका PM2.5, और इन्हीं दो को कहा जाता है आपका पर्टिकुलेट मैटर। फिर देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC है मेन कंट्रीब्यूटर। अगर जो हम लोग बाद के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जितने भी प्रोटोकॉल्स हुए थे उनमें मेनली देखा जाता था कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। तो ग्रीन हाउस गैसेस में वन ऑफ द मेन गैस है आपका CFC। फिर लास्ट में आता है आपका लेड। अब देखेंगे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या है? जो आपके इनडायरेक्टली हार्म करते हैं। जो डायरेक्टली जब निकलते हैं तब तो हार्म नहीं करते, पर किसी और चीज के साथ, किसी और केमिकल या ऑक्साइड के साथ मिलके ये फिर ह्यूमन बींग्स को हार्म करते हैं।
तो इसमें पहला कौन सा है? पहला है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, फिर है आपका स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग आप देखेंगे कि दिल्ली के शहर में या फिर बहुत सारे शहर में जब ठंड पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, तो सुबह को जब घर से निकलते हैं तब वहाँ पर धुआं धुआं दिखाई देता है, मतलब सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। उससे कहा जाता है आपका स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसा हम लोग ने पढ़ा था पहले कि पर्टिकुलेट मैटर जो होता है, मान लीजिए पर्टिकुलेट मैटर जो है उनके साथ आपके सल्फर और नाइट्रोजन मिल जाता है। तो इनसे क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलने से क्या होता है, इनके साथ मिलके एक गैस फॉर्म करते हैं। और ये गैस इतना ज़्यादा भारी होता है कि ये ऊपर नहीं जाता है और नीचे रहता है, और इससे बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ता है। जैसे आपको आई में इरिटेशन होगा, फिर आपको रेस्पिरेटरी डिसीजेस हो सकता है, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। इसे कहा जाता है आपका स्मॉग फॉर्मेशन। स्मॉग अगर देखा जाए तो दो प्रकार के मेनली होते हैं। पहला है आपका लंदन स्मॉग और दूसरा आपका लॉस एंजलिस स्मॉग। अगर लंदन स्मॉग की बात की जाए, इसने बहुत महीने तक लंदन को परेशान करके रखा था। बहुत लंबे टाइम तक वहां पर यह स्मॉग छाया रहता था, और इसके लिए लंदन आपको पता ही है कि कितना बिजी रहता है, और उसके ऊपर ये स्मॉग रहता था। और लंदन आपको पता है कि विंटर रहता है, हमेशा ज्यादातर टाइम ऑफ द ईयर आपका विंटर रहता है, तो हमेशा वहाँ स्मॉग का प्रॉब्लम होता था। तो इसके लिए इसे नाम दिया गया है लंदन स्मॉग। और ये क्यों हुआ था, तो ये हुआ था सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। फिर अगर देखा जाए लॉस एंजलिस स्मॉग, तो लॉस एंजलिस स्मॉग क्यों हुआ था, तो ये हुआ था आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए। तो यहाँ पर आप कुछ दोनों चीजों में सिमिलैरिटी देख सकते हैं। क्या है दोनों चीजों में सिमिलैरिटी, कि इन दोनों जगहों पे विंटर रहता है, और ये दोनों जगह बहुत बड़ी सिटी है। तो बड़ी सिटी होने से क्या होगा, आपका व्हीकल ज्यादा होगा, व्हीकल ज्यादा होने से क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट ज्यादा होगा, व्हीकल से गैस ज्यादा निकलेगा, और एग्जॉस्ट ज्यादा होने से क्या होगा, आपका हार्मफुल जो गैस है जो ह्यूमन बींग्स के लिए बुरा होता है वो सब ज्यादा मिलेगा, और उससे बनता है आपका स्मॉग। तो ये है आपका लंदन स्मॉग और आपका लॉस एंजलिस स्मॉग। और जब ये सब हार्मफुल केमिकल्स पानी के साथ मिलके एवापोरेट कर जाते हैं और नीचे रेनफॉल होता है, तो उसे कहा जाता है एसिड रेन। इसलिए आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग को बोला जाता है कि जब पहला बारिश हो तब हम लोग को पानी में नहीं भीगना चाहिए। ये क्यों होता है, क्योंकि इस टाइम में होता है आपका एसिड रेन। पहला बारिश जब होता है, मान लीजिए समर टाइम है, 3 महीने से समर था, उसके बाद जब बारिश होता है पहली बार, तब आपका बोला जाता है कि बारिश में नहीं भीगना चाहिए, कि उसी टाइम सबसे ज्यादा चांसेस होता है एसिड रेन का। तो ये आपका एसिड रेन जो कि आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपको याद रखना है, क्योंकि यूजीसी के नेट एग्जाम में बहुत बार ये आता है कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है या फिर कौन सा आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। फिर आप देखेंगे एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला है आपका कॉम्बशन मेथड। कॉम्बशन मेथड में क्या है कि बहुत सारा आपका पर्टिकुलेट मैटर रहता है, और बहुत सारा ऐसा भी मैटर रहता है जिसको जला के फिर उससे चेंज कर दिया जाता है। पर्टिकुलेट मैटर मान लीजिए 2.5 या फिर 10 का पर्टिकुलेट मैटर है, उससे चेंज करके आपका वेपर बना दिया जाता है, या फिर वेपर बना दिया जाता है। और नॉन लीथल गैस, नॉन लीथल गैस, उसके बाद इसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो कंबशन क्या हुआ, जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं उन्हें बहुत हाई टेम्परेचर में जलाते हैं, उन्हें कन्वर्ट करते हैं आपके वेपर में और नॉन लीथल गैसेस में, और फिर उसका एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो गैस होता है उस गैस को आपका स्क्रबर्स से पास किया जाता है, जो स्क्रबर्स होते हैं उससे पास किया जाता है, और एक लिक्विड यूज किया जाता है इस स्क्रबर्स में, ताकि इस गैस में जितने भी आपके मान लीजिए केमिकल्स है, हार्मफुल मटेरियल्स है, वो सब आपके इस स्क्रबर में अटक जाए, और फिर जो गैस है
वो अच्छी गैस बाहर निकले, अनहार्मफुल गैस बाहर निकले या फिर नॉन लीथल गैस बाहर निकले और उसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। इसे कहा जाता है आपका एब्जॉर्प्शन। इसके बाद पढ़ेंगे एडसॉर्प्शन के बारे में। एडसॉर्प्शन में क्या देखा जाता है, जो कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, केमिकल्स सरफेस में ऐड किए जाते हैं जो कि आपके कुछ गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर को अच्छे लगते हैं। तो मान लीजिए एक पाइपलाइन है और वहां से आपका गैस को पास किया जाता है और ये जो साइड में रहता है आपका सरफेस में चीजें ऐड किए जाते हैं जो कि हार्मफुल गैसेस को पसंद है। उससे क्या होता है, ये गैस जो पास हो रहा है और हार्मफुल कोई चीज है तो यहाँ पर आपके साइड में, इन दोनों साइड में चिपक जाता है और जो नॉन लीथल गैस है वो निकलता है और उसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। तो वो हो गया आपका एडसॉर्प्शन। फिर आता है हम लोग का फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर की बात की जाए, अगर फैब्रिक्स को यूज किया जाता है जिसमें बहुत सारे टाइनी पोर्स होते हैं, तो ये पोर इतने छोटे होते हैं कि जितने पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं और पार्टिकुलेट के मैटर पकड़े जाने के बाद जो गैस बाकी रहता है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है। फिर आता है मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी। मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी में क्या होता है, जो गैसेस होते हैं उन्हें स्टैग्नेंट करके रख दिया जाता है, काफी टाइम तक आपका स्टैग्नेंट करके गैस को रख दिया जाता है। अब किसी चेंबर में जब गैस बहुत टाइम तक स्टैग्नेंट होकर रह जाता है तो क्या होता है, जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी पार्टिकल्स आपके ड्रॉप डाउन करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन, क्योंकि वो हेवी है इसलिए वो ड्रॉप डाउन करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन और इनको फिर क्लोज कर दिया जाता है और बाकी जो अच्छा गैस है उसको निकाल दिया जाता है इन द एनवायरनमेंट। तो ये है आपका मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी। फिर आते हैं डोमेस्टिक मेजर्स पे। डोमेस्टिक मेजर्स की अगर बात की जाए, यहाँ पर बोला जाता है कि आप चूल्हा मत जलाइए या फिर लकड़ी मत जलाइए, घर के जो खिड़की दरवाजे उन्हें हमेशा खुला रखिए, सर्कुलेशन अच्छा कीजिए, एयर का सर्कुलेशन अच्छा कीजिए। तो ये सब है आपके डोमेस्टिक मेजर्स। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन मेजर। ट्रांसपोर्टेशन मेजर में ये कहा गया है कि आप देखेंगे पहले जो होते थे वो सब काले रंग के टैक्सी होते थे, काले रंग के ऑटो होते थे, पर उससे चेंज करके क्या कर दिया गया, अभी आपका ग्रीन रंग का ऑटो यूज किया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काले रंग के ऑटो जो है वो सब आपके लेड के पेट्रोल फिर आपका केरोसिन किसी भी गैस को यूज करके बनाया जाता था और इसके लिए क्या होता था, जो हार्मफुल गैसेस है वो बहुत ज्यादा निकलते थे और इससे एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा बुरा होता था। तो अभी जो ग्रीन ऑटो है वो सब आपकी सीएनजी ऑटो है। तो सीएनजी आपके एनवायरनमेंट में बुरी कोई गैस नहीं छोड़ती और इससे एनवायरनमेंट का अच्छा होता है। इसको छोड़ के भी हम लोग ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, ना कि अपना प्राइवेट व्हीकल। इसलिए आप देखे होंगे कि दिल्ली में एक सिस्टम स्टार्ट हो गया है ऑर्डर इवन व्हीकल का। तो ये ऑर्डर इवन सिस्टम इसलिए चालू किया गया ताकि लोग जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। अगर टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन की बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक है आपका पॉइंट सोर्स, दूसरा है आपका नॉन पॉइंट सोर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पॉइंट सोर्स क्या है, सिर्फ एक ही जगह से, एक ही जगह से आपका जो पॉल्यूशन है वो निकल रहा है। और नॉन पॉइंट पॉल्यूशन क्या है, नॉन पॉइंट पॉल्यूशन मतलब बहुत सारे जगह से आपका पॉल्यूशन हो रहा है। ये है नॉन पॉइंट पॉल्यूशन। कुछ महीने पहले, अगर आप लोग YouTube देखते होंगे, YouTube तो देखते ही होंगे, नहीं तो ये वीडियो कैसे देखते हैं, तो वहां पर आपने देखा होगा कि मिस्टर बीस्ट नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था जिसका नाम था टीम सीज। उसमें यह देखा गया था कि रिसर्च के द्वारा कि 83% जो पॉल्यूशन होता है आपके वाटर में, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉइंट सोर्स। ये एक ही जगह से सी में इतना ज्यादा पॉल्यूशन होता है तो उसे कहा जाता है पॉइंट सोर्स। जब किसी एक पर्टिकुलर जगह से आपका बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है, पानी को बहुत ज्यादा गंदा किया जाता है, उसे बोला जाता है आपका पॉइंट सोर्स।
तो पॉइंट सोर्स की अगर बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं, एक है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर और दूसरा है आपका हॉट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मतलब क्या होता है, जितना आपका इंडस्ट्रीज का कचरा होता है वो जाके ओशियन में डंप कर दिया जाता है या फिर रिवर्स में डंप कर दिया जाता है, इसे कहा जाता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। और ये हॉट वाटर क्या हो गया, ऐसे बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज है जैसे कि थर्मल स्टेशन हो गए, थर्मल इंडस्ट्रीज या फिर दूसरे इंडस्ट्रीज, जहां पर क्या होता है, ये हॉट वाटर में क्या होता है, मान लीजिए कोई मशीन है इंडस्ट्री में, तो ये मशीन मतलब काम करते करते बहुत गर्म हो जाती है, तो क्या होता है इस मशीन के आसपास आपका पानी रखा जाता है, इस मशीन के आसपास आपका पानी रखा जाता है ताकि ये मशीन ज्यादा गर्म ना हो पाए और ये गर्मी जो है, ये जितना भी हीट एनर्जी है वो सब पानी इसको अट्रैक्ट कर ले। उसके बाद जब ये पानी भी गर्म हो जाता है अब इस पानी को छोड़ दिया जाता है आपके सीज में, सी या फिर ओशियन, इनमें छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, आपके जो टेम्परेचर है, ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द सी ओशियन, वो आस्ते आस्ते ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। तो एक फैक्ट्री का मतलब गर्म पानी छोड़ने से तो इफेक्ट नहीं करेगा, पर 10 साल 20 साल पकड़ के अगर कोई फैक्ट्री दिन रात गर्म पानी छोड़ते रहे कोई सी ओशियन या फिर वाटर बॉडीज में, तो क्या होता है वहां का ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है सी या ओशियन में वो इंक्रीज हो जाता है, और इससे क्या होता है आपका जो पानी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इसके लिए आपके फिश और दूसरे जितने सी या ओशियन के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये है आपका पॉइंट सोर्स, पहला है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, दूसरा है आपका हॉट वाटर। अब देखेंगे नॉन पॉइंट पॉल्यूशन के बारे में। नॉन पॉइंट पॉल्यूशन के बारे में अगर बात की जाए तो नॉन पॉइंट पॉल्यूशन कब होता है, जब आपका म्यूनिसिपल का वेस्ट वाटर यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग के घर में जितना वेस्ट होता है वो सब हम लोग कचरा जब फेंकते हैं या फिर टॉयलेट यूज करते हैं, तो घर में से जो जाता है वेस्ट पानी में, उसी को कहा जाता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। और दूसरा है आपका सरफेस रन ऑफ, ये ज्यादातर आपके एग्रीकल्चर में होता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है, मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड है या फिर कोई हर्बिसाइड है जो कि आपका हार्मफुल केमिकल्स है, उससे छिड़काया जाता है आपके प्लांट्स में ताकि उस प्लांट पे कीड़े ना लगे। अभी क्या होता है, ये इंसेक्टिसाइड वहीं प्लांट में रह जाता है, इससे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करते क्योंकि इंसेक्टिसाइड जो है एक तरीके का जहर होता है। तब जब उस फार्म लैंड में आपका रेनफॉल होता है तो रेन होने के कारण यहाँ पर पानी जमता है और पानी के साथ ये इंसेक्टिसाइड भी धुल के आपके वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है, और इससे होता है आपका वाटर पॉल्यूशन, वाटर बॉडीज में जाके मिल जाता है। तो ये है आपका नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, पहला है आपका म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, दूसरा है आपका सरफेस रन ऑफ। फिर देखेंगे हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में। वाटर पॉल्यूटेंट्स में अगर पहला देखा जाए तो पहला है आपका मरकरी। मरकरी पानी में ऐड कैसे होता है, मेनली आपके इंडस्ट्रीज ऐड करते वेस्ट जिसमें रहता है मरकरी, और मरकरी से क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन। अब ये बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है पहले समझते हैं। मान लीजिए जो मरकरी है वो पानी में जाके मिल गया और किसी स्मॉल फिश ने तो खा लिया। मान लीजिए जो मरकरी है, मरकरी तो डायरेक्टली वो नहीं खाएगा, मान लीजिए किसी प्लांट में था और उस प्लांट को खाने के टाइम उसके अंदर मरकरी भी चला गया, तो क्या होता है इस मरकरी को आपका स्मॉल फिश खा लेता है। स्मॉल फिश से क्या होता है, स्मॉल फिश को एक बिग फिश खाता है और बिग फिश को मान लीजिए कोई पक्षी खा लेता है। तो आपके बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो ये स्मॉल फिश है उसमें मान लीजिए मर्क्यूरी का जो अमाउंट है वो 10% है, तो आपके बिग फिश में जब बिग फिश खाता है तो वो 100 हो जाता है, और जब जाके वो बर्ड्स खाते हैं तब वो 1000 होता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब यही होता है, जो एक स्मॉल अमाउंट होता है वो स्मॉल अमाउंट आस्ते आस्ते आपके इंक्रीज करते रहता है। मर्क्यूरी का एक फेमस एग्जाम्पल है आपका मिनामाटा डिसीज। जो मिनामाटा सी है वहां पर
आपके बच्चों ने जो है वहां से फिश खाया था और सीज में फिश खाया था और इससे उनको मिनामाटा डिजीज हो गया था। मर्क्यूरी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जब वहां के फिश बच्चों ने खाया था तो उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा था। दिस इज फेमस बिकॉज ऑफ मिनामाटा डिजीज। तो उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पेस्टिसाइड के बारे में। पेस्टिसाइड के बारे में हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सरफेस रन ऑफ में जब पानी में मिल जाता है आपका पेस्टिसाइड तब कितना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग फ्लूराइड के बारे में। फिर है आपका नाइट्राइट्स। नाइट्राइट्स मेनली आपका एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। दिस इज एडेड फॉर द प्लांट्स कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो इसलिए नाइट्राइट को यूज किया जाता है। अब नाइट्राइट जो है ये सब जब बाद में सरफेस रन ऑफ से पानी में जाके मिलता है तब क्या होता है यहाँ पर जो आपका न्यूट्रिशन लेवल है वो पानी में इंक्रीज कर देता है और न्यूट्रिशन लेवल जब पानी में इंक्रीज हो जाता है तब वहां पर क्या होता है एल्गेल ब्लूम। एल्गेल ब्लूम क्या होता है आपका जो एल्गे होता है आपने देखा होगा कि पॉन्ड में जो है पॉन्ड में आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा जो है पॉन्ड पूरा ग्रीन ग्रीन हो गया है। पॉन्ड या फिर लेक्स वहां पर ग्रीन ग्रीन हो गया उसे कहा जाता है एल्गेल ब्लूम। तो उसके कारण आपका एल्गेल ब्लूम होता है और इसके कारण क्या होता है जो आपका ऑक्सीजन का लेवल होता है वो ऑक्सीजन का लेवल आपके पानी में डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जितना ऑक्सीजन आपके पानी में मिलना चाहिए उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता तो इसलिए आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो इससे क्या होता है जो फिश होती है और अदर ऑर्गेनिजम्स होती है पानी में लेक में वो सब आपकी मर जाती है। इसलिए आप देखेंगे कि कोई लेक या फिर पॉन्ड्स में आप देखेंगे अगर वहां पर पूरा ग्रीन ग्रीन है वहां पर पूरा एल्गे है तो वहां पर आपकी मछलियां ज्यादा नहीं रहती है। तो ये है आपका नाइट्रेट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमियम के बारे में, आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड और मैंगनीज। तो ये सब है आपके वाटर पॉल्यूटेंट्स। फिर हम लोग देखेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट्स के बारे में और सॉइल पॉल्यूटेंट्स के बारे में देखने से पहले एक बेसिक आइडिया रख लेते हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल अगर बात की जाए तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ओ, ए, बी और सी होराइजन। तो ये याद रखते हैं तो काफी आसान है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि पहला है ओ फिर ए बी सी तो आपको यू ही याद रह जाएगा। ओ होराइजन में क्या होता है ये आपका सबसे ऊपर लेयर होता है। जो सबसे ऊपर लेयर होता है जो बिल्कुल फर्टाइल होता है जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और यहीं पे आपका क्रॉप्स ग्रो किया जाता है या फिर फार्मर्स ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा जमीन हम लोग को मिले उसे कहा जाता है आपका ओ होराइजन। उसके नीचे आता है आपका ए होराइजन। ए होराइजन क्या होता है मान लीजिए हम लोग जहां माइनिंग वाइनिंग करने के लिए जाते हैं माइनिंग या फिर मिनरल्स ढूंढने के लिए जाते हैं उसे कहा जाता है ए होराइजन। उसके बाद आता है आपका बी होराइजन। बी होराइजन होता है उससे भी ज्यादा डीप। मान लीजिए जहां पर आपका तेल मिलता है ये सब जो मिलता है वो होता है आपका बी होराइजन। और जो डीपेस्ट होता है सॉइल सरफेस में जो सबसे आपका डीपेस्ट लेवल होता है उसे कहा जाता है आपका सी होराइजन। तो सबसे ऊपर वाला होराइजन क्या है ओ होराइजन। उसके बाद है आपका ए बी और सी होराइजन। इसमें खाली आपको यही याद रखना है कि पहला कौन सा है ओ होराइजन लास्ट में कौन सा है आपका सी होराइजन। तब बात करेंगे सॉइल पॉल्यूटेंट्स के बारे में। सॉइल पॉल्यूटेंट्स क्या है जिनकी वजह से आपका सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूटेंट में पहला क्या है तो ये है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इससे पहले पढ़े थे हम लोग ने इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि सी और ओशन में आपका वेस्ट को ऐड कर दिया जाता है पर ऐसे बहुत सारे वेस्ट है जो कि डायरेक्टली आपके सी या ओशन में नहीं पर आपके इंडस्ट्रीज से लैंड में भराया जाता है। जैसे कि आप बहुत सारे जगह पे देखेंगे कि वहां पर लैंडफिल है और वहां का जो सॉइल है उसे पूरा बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वहां पर एक टाइम पे इंडस्ट्रीज था। तो यही होता है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट कि वहां का जो पूरा जमीन होता है वो बिल्कुल ही खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री जो अपना वेस्ट है उसे डंप करता है। तो यही है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। फिर है आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट।
रेडियो एक्टिव वेस्ट में जो सबसे फेमस है वो है आपका रेडॉन। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट में क्या होता है, अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल एक बार अपने को इमिट करने लगा या फिर डीएक्टिवेट होने लगा तो वो हमेशा के लिए वैसा ही रहता है, डिस्टेबलाइज रहता है और वो कभी स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। इसलिए रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत संभाल के रखा जाता है। जैसा आपको याद होगा कि रशिया के करीब हुआ था चेरनोबिल एक्सीडेंट, तो अभी भी वहां पर जो लोग हैं वो रेडियो एक्टिव से इफेक्टेड है। रेडियो एक्टिव कभी सही नहीं होता है। या फिर आप अगर देखेंगे कि हिरोशिमा नागासाकी में जहां पर बॉम्ब प्लांट हुआ था, मतलब बम गिरा था अमेरिका ने, वहां के जो लोग हैं अभी तक डिफॉर्म होते हैं। ये आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो एक बार अगर रेडियो एक्टिव हो गया तो फिर वो हमेशा के लिए एक्टिव रहता है और उससे स्टेबलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। फिर आता है आपका मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट क्या होता है, मान लीजिए डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दिया या फिर सिरिंज से कोई इंजेक्शन दिया, तो मान लीजिए वो सिरिंज या फिर बैंडेज, तो जो भी आपके हॉस्पिटल्स में क्लिनिक में यूज किया जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है, वो सबको कहा जाता है आपका मेडिकल वेस्ट। फिर आता है आपका एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स क्या हो गया, एग्रोकेमिकल्स मतलब हो गया आपका पेस्टिसाइड, फिर आपका हर्बिसाइड, फिर आपका वीडीसाइड। ये सब से क्या होता है, आपके जो प्लांट्स हैं उनका ग्रोथ देखा जाता है और उनके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट ना पड़े, कोई इंसेक्ट ना लगे और फार्मर्स को फायदा हो, इसके लिए ये सब ऐड किया जाता है। पर ये सब ऐड करने से क्या होता है, ये सब आपका अननेचुरल प्रोडक्ट्स है और अननेचुरल प्रोडक्ट ऐड करने से क्या होता है, इसको सॉइल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और सॉइल का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जैसा कि आपको याद ही होगा, मतलब आप लोग ने पढ़ाई होगा कि इंडिया में हुआ था आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। तो जिस जगह में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उस जगह का सॉइल अगर अभी देखा जाए तो उस जगह का सॉइल बिल्कुल ही बर्बाद हो गया, क्योंकि वहां पर केमिकल्स इतना ज्यादा ऐड किया गया था। इन्हें कहा जाता है आपका एग्रोकेमिकल्स। फिर आएंगे हम ओपन कास्ट माइनिंग पे। ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, जितने भी माइनिंग एक्टिविटीज होते हैं उनसे तो सॉइल बिगड़ते ही हैं, बल्कि जितने लोग होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है उनके लिए जो माइनिंग करते हैं। फिर आते हैं हम लोग ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या हो गया, ई वेस्ट हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मान लीजिए हम लोग का कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, माउस या फिर बैटरी, ये सब जब खराब हो जाता है तो हम लोग उस चीज को फेंक देते हैं, तो उसी को कहा जाता है ई वेस्ट। अभी आप देखेंगे कि अगर आप कंपनी में जाएंगे, मतलब जो ऑफिशियल सेंटर होते हैं बैटरी चेंज करने के लिए, वहां पर अगर आप बैटरी चेंज करेंगे तो जो बुरा बैटरी है जो एक्सचेंज कर दिया जा रहा है वो आपको वापस नहीं दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये ई वेस्ट है और इसको संभाल के मतलब रेस्पॉन्सिबल तरीके से फेंका जाता है, तो इसे ही कहा जाता है आपका ई वेस्ट। इसके बाद पढ़ेंगे परमिसिबल साउंड लेवल्स के बारे में। साउंड लेवल अगर देखा जाए तो साउंड को किससे मेजर किया जाता है, तो डेसिबल। तो डेसिबल नाम किसको डेडिकेट किया गया, तो अब्राहम बेल को, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया मतलब इन्वेंट किया था आपका टेलीफोन, उन्हीं के नाम से है आपका डेसिबल। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना डेसिबल हम लोग यूज कर सकते हैं किस एरिया में वो दिया गया, याद रखिएगा ये मैक्सिमम दिया गया है और जो पहला अमाउंट है वो डे के लिए है और सेकेंड अमाउंट जो है वो नाइट के लिए है। तो ये आपका मैक्सिमम लेवल है, मतलब इससे ज्यादा आप साउंड का यूज नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्रियल एरिया देखा जाएगा तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपका साउंड लेवल है, सॉरी ये होगा, एक बार इसे फिर से समझते हैं। तो ये सब जो है ये एरियाज के नाम है कि किस जगह पे कितना मैक्सिमम साउंड लेवल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो पहला साउंड लेवल है ये आपके दिन के लिए है, दिस इज फॉर डे, और ये जो सेकंड साउंड लेवल है दिस इज फॉर नाइट, और ये आपका मैक्सिमम साउंड लेवल है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात की जाए, इंडस्ट्रियल एरिया में दिन को जो मैक्सिमम साउंड लेवल रख सकते हैं आप वो है 75 डेसिबल
और रात को मैक्सिमम साउंड लेवल रख सकते हैं आप 65 डेसिबल। इंडस्ट्रियल एरियाज मतलब वो एरिया जहाँ पर इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज है, जहाँ पर हर टाइम काम होता है, वो है आपका इंडस्ट्रियल एरिया। फिर आते हैं आपके कॉमर्शियल एरिया पे। कॉमर्शियल एरिया क्या हो गया, मान लीजिए कोई मार्केट है या फिर कोई मूवी हॉल है या फिर मॉल है, तो उन्हें कहा जाता है आपका कॉमर्शियल एरिया। तो दिन में मैक्सिमम साउंड डेसिबल कितना रह सकता है, तो 65 डेसिबल। रात को कितना रह सकता है, तो फिर 55 डेसिबल। फिर आते हैं हम लोग रेसिडेंशियल एरिया पे। रेसिडेंशियल एरिया कहाँ हो गया, जहां पर हम लोग रहते हैं, जहां पर घर रहता है, फ्लैट्स रहता है, उन्हें कहा जाता है आपका रेसिडेंशियल एरिया। तो यहाँ पर दिन को मैक्सिमम कितना रह सकता है, 50 डेसिबल। रात को कितना रह सकता है, 45 डेसिबल। फिर आते हैं साइलेंस जोन पे। साइलेंस जोन क्या हो गया, जैसे कि आपके स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, तो इन्हें कहा जाता है आपका साइलेंस जोन। तो इससे डेसिबल कितना रह सकता है दिन को, तो फिर 50 डेसिबल रह सकता है। रात को कितना डेसिबल मैक्सिमम अलाउड है, तो फिर 40 डेसिबल। इसके बाद देखेंगे साउंड पॉल्यूशन जो होता है उससे हम लोग के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो बहुत ऑब्वियस है, यहाँ पर होता है हेयरिंग लॉस। फिर आता है मास्किंग। मास्किंग इफेक्ट क्या होता है, मास्किंग इफेक्ट में हम लोग को कुछ साउंड सुनाई देता है और कुछ साउंड हम लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि एक बहुत कॉमन चीज है कि आप लोग अगर देखेंगे, आप लोग अगर बहुत शोर शराबे में रहते हैं तो आप लोग को जो चिड़िया का आवाज है वो सुनाई नहीं देता, उसे कहते हैं मास्किंग इफेक्ट। एक्चुअली में वो आवाज आ रहा है आप लोग को, पर उससे आपने ऐसा मास्किंग इफेक्ट कर दिया है कि आप लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हो। सिंपल वर्ड्स में समझो, मास्क का मतलब क्या होता है, किसी चीज से एक अवॉइडेंस करना। मान लीजिए ये आपका रियल फेस है और ये है आपका मास्क। तो मास्किंग इफेक्ट में नॉइज पॉल्यूशन हम लोग का इतना ज्यादा होता है कि हम लोग के अंदर एक मास्किंग इफेक्ट बना देता है। मान लीजिए हम लोग को साउंड डेसिबल है 50, तो हम लोग को सुनाई देगा सिर्फ 40 तक। इससे कहा जाता है आपका मास्किंग इफेक्ट। फिर है आपका इरिटेशन। आप देखेंगे कि किसी भी साउंड को आप बहुत देर तक सुनेंगे तो आपको एक इरिटेशन होने लगेगा, आप गुस्सा हो जाओगे बहुत जल्दी। तो इसे कहा जाता है आपका इरिटेशन। फिर आता है आपका लॉस ऑफ वर्क आउटपुट। अगर आप कोई शोर सुनोगे बहुत टाइम तक तो उससे आपका जो काम है वो काम का कंसंट्रेशन टूट जाता है और आपका काम जो है, वर्क का आउटपुट है, वो भी कम हो जाता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हो कि मान लीजिए आप कोई काम ले लो और मान लो कि 1 घंटे में आपको 10 सम्स करना है, कि आप 10 सम्स करोगे वो भी 1 घंटे में। तो आप उसको ले लो और फिर आप कानों में अरिजीत सिंह का गाना सुनना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। पर अगर आप वहीं पे ढिंचैक पूजा की गाने सुनने लगोगे तो आप देखोगे कि साउंड इफेक्ट से आपके काम पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो एक जोक की बात हो गई, पर रियल में अगर साउंड देखोगे कि साउंड से आपको वर्क पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर हो गया आपका हेडेक और लास्ट में हो गया आपका स्लीपलेसनेस। तो ज्यादा साउंड रहेगा तो कैसे आपको नींद आएगा, तो वही है आपका हेडेक और आपका है स्लीपलेसनेस। तो ये था आज के चैप्टर के लिए। तो चलिए इसको फिर से रिवाइज करते हैं। तो अगर एयर पॉल्यूशन की बात की जाए, एयर पॉल्यूशन मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, दो चीजों से मेनली होता है। पहला है आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, मतलब आपके डायरेक्टली जो इफेक्ट करता है, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, जो किसी के साथ मिलके फिर आपके ऊपर इफेक्ट करता है। पहले पढ़ेंगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स के बारे में। क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक है PM10, दूसरा PM2.5, जिसमें PM2.5 ज्यादा डेंजरस है। फिर आते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, जो कि आपका ग्रीन हाउस गैस है। फिर है आपका लेड। इसके बाद पढ़ेंगे आपके इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में। इसमें आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड, स्मॉग फॉर्मेशन, जिसमें दो है। पहला है आपका लंदन स्मॉग और दूसरा आपका लॉस एंजल्स स्मॉग। लंदन स्मॉग क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और लॉस एंजल्स स्मॉग क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन।
और फिर है आपका एसिड रेन। कंट्रोलिंग मेथड्स में अगर देखा जाए एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें आपका कॉम्बशन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, फैब्रिक फिल्टर्स, मैकेनिकल डिवाइस ग्रेविटी, डोमेस्टिक मेजर्स और ट्रांसपोर्टेशन मेजर्स। इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन अगर देखा जाए तो दो चीज़ों से मेनली आपका वाटर पॉल्यूशन डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है आपका पॉइंट सोर्स, मतलब एक ही जगह से आपका पॉल्यूटेंट्स निकल रहे, और दूसरा होता है आपका नॉन पॉइंट पॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे जगहों से आपका पॉल्यूशन जो है वाटर पॉल्यूशन वो निकल रहा है। पॉइंट सोर्स में पहला है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, दूसरा आपका हॉट वाटर। नॉन पॉइंट पॉल्यूशन में दो है, पहला आपका म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, दूसरा आपका सरफेस रन ऑफ। वाटर पॉल्यूटेंट्स की अगर बात की जाए तो वाटर पॉल्यूटेंट्स में मरकरी, पेस्टिसाइड, फ्लोरिसाइड, नाइट्रेट, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड और मैंगनीज। सॉइल अगर देखा जाए तो सॉइल को 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। पहला सबसे टॉप का लेयर है ओ होराइजन, उसके नीचे ए, उसके नीचे बी और लास्ट में आपका सी होराइजन। सॉइल पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें, सॉइल पॉल्यूटेंट में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री से निकलता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, मेडिकल वेस्ट जो कि आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक से निकलता है, एग्रोकेमिकल्स जो एग्रीकल्चर फील्ड से होता है, ओपन कास्ट माइंस और ई वेस्ट जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से होता है। फिर आएंगे साउंड लेवल। साउंड लेवल मेजर किया जाता है आपके डेसिबल में। इंडस्ट्रियल एरिया में देखा जाता है 75 to 65 मैक्सिमम लेवल ऑफ साउंड, कमर्शियल एरिया में आपका 65 to 55, रेसिडेंशियल में 50 to 45 और साइलेंस जोन में देखा जाता है 50 to 40 डेसिबल। इसके बाद देखेंगे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हाई लेवल ऑफ साउंड की वजह से। पहले आपका हियरिंग नॉइज, मास्किंग, इरिटेशन, लॉस ऑफ वर्क आउटपुट, हेडेक और स्लीपलेसनेस। आज का क्वेश्चन देख लेंगे, विच विच इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। ऑप्शन ए है आपका सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी है आपका लेड। SULPHUR होगा। इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है? ऑप्शन ए है सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्शन डी है लेड। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।